हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं, मतलब रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर के बारे में आप 9th में भी पढ़ चुके हो। मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कोई रियल नंबर दिया जाता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो रियल नंबर रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। फिर हम कुछ डेसिमल टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं आपको एक डेसिमल टाइप दूं तो वो डेसिमल को देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिया गया डेसिमल टाइप रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। साथ में फिर हम थ्योरम 1.1 करने वाले हैं। थ्योरम 1.1 में मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये जो प्रोडक्ट है यूनिक होता है ऑर्डर को ना देखते हुए। फिर मैं आपको थ्योरम 1.2 कराऊंगा जो कहती है कि पी एक प्राइम नंबर है और ए पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। साथ में थ्योरम प्रूव भी करूंगा। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। तो पहले समझते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर वो सारे नंबर इंक्लूड ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आप ये कह सकते हो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है उन सभी का कलेक्शन है रियल नंबर। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर लाई ऑन अ नंबर लाइन। आप ये कह सकते हो रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स लाई ऑन नंबर लाइन। अब मैंने कहा था कि रियल नंबर के सबसेट कितने होता है। रियल नंबर के दो सबसेट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर के बारे में 8th में 7th में भी पढ़ चुके हो। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अगर q 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ना ही रैशनल रहेगा। मैथ के टर्म में उसे नॉट डिफाइन कहते हैं। एक बार समझ लेते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि जैसे मान लीजिए लिखा है 10 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या है, आप कहोगे 10 डिवाइड बाई 2 होता है 5। इसका रीजन ये है, डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है 10 में से आप 2 कितनी बार घटा सकते हो। देखते हैं 10 माइनस 2 8 बचा, 8 माइनस 2 6 बचा, 6 माइनस 2 4 माइनस 2 2 माइनस 2 0। तो बताइए 10 में से 2 कितनी बार घटा सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए आंसर आता है 5। एक और एग्जांपल देखते हैं 15 डिवाइड बाय 5। अब इसकी वैल्यू क्या आती है 15 डिवाइड बाय 5 3। अब ये कैसे हुआ, देखते हैं 15 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 15 माइनस 5 10 माइनस 5 5 माइनस 5 0। तो 3 बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए 3 आया। अब आप इस कंडीशन के बारे में सोचिए 10 या 5 डिवाइड बाई 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम 5 में से 0 कितनी बार घटा सकते हैं। तो देखते हैं कितनी बार में 0 आएगा। हमें रुकना कब होता है, तब 0 आ जाता है। 1 2 3 4 5 बार में 0 आया तो आंसर 5। 1 2 3 बार में 0 आया तो आंसर 3। अब जरा यहाँ पर देखते हैं 5 में से अब 0 घटाओगे 5 बचा, फिर 5 में से 0 घटाओगे 5 बचा, 5 में से 0 घटाओगे 5 बचा। ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहेगा। क्या बता सकते हो आप 5 में से 0 कितनी बार घटा सकते हो, नहीं, ये डिफाइन ही नहीं है। इसीलिए मैथ में ऐसे नंबरों को 0 बाय 5 बाई 0 इज नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड ऐसा कहा जाता है। इसीलिए आपको कई बार आपने सुना होगा कि रियल नंबर ऐसे रैशनल नंबर के डेफिनेशन में बताया जाता है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। आज आपको समझ में आ गया होगा q 0 क्यों नहीं होगा। कि q 0 हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा कि कितनी बार सब्ट्रैक्ट करके आंसर 0 आने वाला है। तो ये हो गए रैशनल नंबर। इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इंटीजर्स क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0। मतलब इंटीजर में प्लस की गिनती माइनस की गिनती और 0। देखिए ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि कोई और नंबर रख लेते हैं,
ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है। ये भी एक रैशनल नंबर है, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है। ऊपर वाला इंटीजर जीरो हो सकता है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर ज्यादातर टीचरों को मैंने बोलते हुए देखा है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि आप आगे चल के पढ़ने वाले हो 11th क्लास में कि इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, जैसे आयोटा, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। अब अगर मैं आपसे बोलूं आयोटा रैशनल नंबर है तो इसका जवाब है नहीं। क्या आयोटा इरेशनल नंबर है? इसका जवाब है नहीं। पर जो टीचर ये कहता है कि इरेशनल नंबर वो नंबर है जो रैशनल नहीं है, तो ये रैशनल नहीं है, तो इसके हिसाब से, उनके डेफिनेशन के हिसाब से ये नंबर इरेशनल बन जाएगा, क्योंकि रैशनल नहीं है। पर एक्चुअल में ना ही रैशनल है और ना ही इरेशनल है। ऐसे नंबर के बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इरेशनल नंबर की? रियल नंबर, ये आपको बोलना पड़ेगा ऐसे, रियल नंबर जो रैशनल नहीं है, द रियल नंबर which is not rational is called irrational। ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। इतना कहना सफिशिएंट नहीं है कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल है, क्योंकि ये रैशनल नहीं है पर इरेशनल भी नहीं है। तो आपको ऐसा कहना पड़ेगा ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। इसके आपने एग्जांपल देखे होंगे 9th क्लास में, √2, √3, √7, √11, √6, ये नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना आपने सीखा था क्लास 9th में। तो ये हो गए रैशनल नंबर। अभी मैं और डिटेल में बात करने वाला हूँ, अभी आपको बस इतना बता रहा हूँ रियल नंबर क्या है। रियल नंबर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स लाई ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लाई करते हैं वो सारे रियल नंबर है। ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ये भी आप यूज कर सकते हो। रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर क्या है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा ये भी आज आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको इन डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं और डेप्थ में बता दूंगा। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। ये डेफिनेशन गलत है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, क्योंकि रियल नंबर के बाहर भी नंबर्स होते हैं, आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे। इसके एग्जांपल्स कुछ ये रहे, √2, √3, √7, √11 और √6। आगे हम और भी डेप्थ में बात करने वाला है, जैसे क्यूब रूट 5, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। उसके बाद अब पढ़ते हैं डेसिमल टाइप के बारे में। डेसिमल टाइप 3 टाइप के हैं। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता है जो पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद रुक जाए, एंड हो जाए, जैसे 0.246। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि आपने 9th क्लास में एक्सप्रेस करना सीखा होगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पहले नंबर को ऐसे ही रखा, फिर 3 0 के साथ 1 डिनोमिनेटर में। आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, तो ये भी इसके बराबर है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। इसलिए मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो 0.333 सो ऑन, जिसको आप लिखते थे 0.3 पर बार। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में आपने करा है। ये भी क्या होता है? जैसे कुछ और एग्जाम्पल 0.47 सो ऑन, इसको आप लिखते थे 0.47 पे बार। ये क्या होता है? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इनमें जो डेसिमल है वो एंड नहीं होता, कुछ डिजिट के बाद खत्म नहीं हो जाता है हमारी एक्सप्रेशन। पर ये रिकरिंग बोला रिपीटिंग, यहाँ पर चीजें रिपीट करने लगती हैं। ये भी एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर मतलब अगर पॉइंट के बाद डिजिट रुक गई तो भी वो रैशनल नंबर है। अगर डिजिट रिपीट कर रही है, एक रिपीटिंग ब्लॉक है, जैसे इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 47, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 3, तभी भी वो रैशनल नंबर कहे जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सप्रेस करना सीखा था। ये होता है 1/3 के इक्वल, ये होता है 49/99 के इक्वल।
अब अगर ये रैशनल नंबर है इसके बराबर है तो ये भी रैशनल नंबर हो गए। फिर हमारा लास्ट बचता है नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग। इसमें ऐसे नंबर आते हैं जैसे 0.10 11 ट्रिपल वन फिर 0 फिर सो ऑन। ये सो ऑन लिखना जरूरी है, अगर ये डॉट डॉट नहीं लिखोगे, सो ऑन नहीं लिखोगे तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ये रैशनल नंबर है। कुछ और एग्जांपल, पाई हो गया, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.1415 ऐसे सो ऑन। एक्चुअल में एक बुक भी इस पे लिखी गई है 10 मिलियन डिजिट ऑफ पाई, 10 मिलियन या 1 मिलियन डिजिट ऑफ पाई। तो पाई में भी जो पॉइंट डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं उनमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक रिपीट कर रहा है, क्योंकि एक रिपीट कर रहा है तो बाकी में भी एक ही रिपीट करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते 10 रिपीट कर रहा है क्योंकि आगे 10 नहीं है। आप ये नहीं कह सकते 110 रिपीट कर रहा है क्योंकि ये 110 है, ये 110 है, पर आगे देखिए वो 110 नहीं चल रहा। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटा के आपको आगे का कराता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नंबर लिखूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। मैंने लिखा √2, तो ये एक इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर, हम इरैशनल नंबर के लिए शॉर्ट में आई यूज करेंगे और रैशनल नंबर के लिए शॉर्ट में आर यूज करने वाले हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, तो आप इसके फैक्टर करोगे। इसके फैक्टर करोगे कैसे? 16 के फैक्टर करिए, 2 8 2 फिर 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दो के पेयर बनेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो √16 आ गया, 2 इंटू 2 दैट इज 4। और 4 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 4 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ऐसे ही मैं कुछ और नंबर दे रहा हूँ। आर का मतलब क्या है? रैशनल नंबर। आई का मतलब इरैशनल नंबर। जैसे मैं कुछ और आपको सवाल देता हूँ, √27। अब आपको कैसे पता लगेगा रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है? ये एक एक नंबर के क्वेश्चनों में काम आ सकते हैं, जो चीज़ मैं अभी आपको करा रहा हूँ। 27 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, तो 27 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। पर ये चीज़ के पेयर नहीं बने। अगर आप ये सोच रहे हो कि अपॉन में 1 लिख दूंगा तो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ऊपर इंटीजर नहीं है। नीचे इंटीजर हो कोई बात नहीं, पर ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, तो ये एक इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको देता हूँ 32 फिफ्थ रूट ऑफ 32, तो आपको 32 के फैक्टर करने हैं। 2 से गया 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, और यहाँ पर कितने के पेयर, मतलब कितने के कॉम्बिनेशन बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ रूट निकाल रहे हैं तो 5 के बनेंगे, 5 के कॉम्बिनेशन, तो 2 बाहर आ गया, क्योंकि 2 एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और कुछ एग्जांपल कराता हूँ, जैसे 100 का स्क्वायर रूट। अब देखते हैं 100 के फैक्टर कीजिए। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 10 से 10, 10 इंटू 10, और 10 के पेयर बन गए तो 10 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 10 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए √100 भी एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं क्यूब √100 की। अब आप कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, 2 बार तो आ रहा है 10, पर अगर यहाँ पर 3 है तो हमें 3 के कॉम्बिनेशन बनाना है, जो कि 3 यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? क्योंकि बाहर नहीं आ पाया इस रेडिकल से, इसलिए ये क्या हो गया? इरैशनल नंबर। कुछ और एग्जांपल, जैसे 64 अगर मैं स्क्वायर रूट पूछूं तो आपको पता होगा 8 के बराबर होता है, तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। ऐसे 64 का क्यूब रूट पूछूं तो आपको पता होगा ये किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर। तो जो इस रेडिकल से बाहर आ जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में जो रेडिकल से बाहर आ जाएंगे वो रैशनल नंबर होंगे कंप्लीटली, और जो रेडिकल से बाहर नहीं आ पाएंगे या उनका कुछ पोर्शन रेडिकल के अंदर रह जाएगा वो इरैशनल नंबर होंगे। एक एग्जांपल और, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप कोई और, जैसे 125 का क्यूब रूट निकालिए, तो 125 का कैसे आप करोगे? 125 के फैक्टर करें, ये 5 से गया 25, 5 से 5, 5 से 1, और यहाँ पर थर्ड रूट है, क्यूब रूट है, तो 3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। पर वहीं पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो
स्क्वायर रूट, तो पेयर बन ही नहीं पाएंगे। दो तो एक तो पेयर बन गया 2 5 का, पर अगला 5 वापस रह गया, उसका पेयर ही नहीं बना, तो ये इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। एक सवाल आपके लिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, जैसे 81, इनमें से कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। अब देखते हैं, अगर मैं 81 के फैक्टर करता हूँ, 81 के फैक्टर, 3 से गया 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो रूट 81 किसके बराबर है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और आप दो के पेयर बनाओगे तो 81 स्क्वायर रूट 81 3 इंटू 3, पूरे ही नंबर सारे प्राइम नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। ये एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब ये देखते हैं, हम फैक्टर तो इसके कर ही चुके हैं, यहाँ पर क्यूब रूट का सिंबल है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अभी भी फैक्टर करे थे। अब इनके तो कॉम्बिनेशन बन गए, तो ट्रिपलेट बन गए, तो बाहर आ जाएगा, पर ये तो बचा रह गया, इसका एक पार्ट तो अभी भी क्यूब रूट कहना होगा, क्यूब रूट के अंदर ही एक पोर्शन रेडिकल के अंदर ही है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। अगर मैं ये लिख देता 81 फोर्थ रूट ऑफ 81, तो आप 81 के फैक्टर करते, 3 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और आप कितने कॉम्बिनेशन बनाते 4 की, तो 3 बाहर आ जाता, ये एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाता। तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि सारे ही चीज रेडिकल से बाहर आ गए, ये रैशनल नंबर है, ये रेडिकल के अंदर रह गया, ये रैशनल नंबर है, सारी ही चीज रेडिकल से बाहर आ गए। ऐसे ही आप ये देख सकते हो 0.1020030000 सो ऑन। अब यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है नहीं, क्योंकि रुक नहीं रहा और कोई रिपीट भी नहीं हो रही कोई चीज़। आप ये नहीं कह रहे हो 0 बार बार आ रही है, रिपीटिंग ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। आप अगर कहोगे 1 रिपीट हो रहा है तो बार बार 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा। आप कहोगे 10 रिपीट हो रहा है तो बार बार 10 आना चाहिए, नहीं आ रहा। आप कहोगे 102 रिपीट हो रहा है, वैसे पॉइंट के बाद ऐसे पड़ता है 102, तो 102 बार बार आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो नंबर रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ये थ्योरम कहती है, इसका स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन आ यूनिक वे, ऑर्डर कैन चेंज। एक यूनिक वे में लिखा जा सकता है जिसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है। एक और डेफिनेशन है, अल्टरनेट डेफिनेशन, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। अब ये समझाता हूँ ये थ्योरम क्या कहना चाहती है। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो हटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के एक एक्सप्रेशन दी होगी, वो सॉल्व करके पूछेगा कि अब दिया गया नंबर रैशनल है या इरेशनल है। जैसे ऐसे सवाल, ये एक एक्सप्रेशन दी गई होगी और कहेगा ये जो सॉल्व करके आएगी वो एक रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, या पॉजिटिव रैशनल होगा, पॉजिटिव इरेशनल होगा। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि रैशनल होगा या इरेशनल होगा। जैसे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/8√3। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए एक पार्ट रेडिकल वाला है, तो ऐसे सवाल आ सकता है। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। यही हमारी थ्योरम 1 है बुक में थ्योरम 1.1 यही है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 10, आप उसे क्या कर सकते हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। जैसे देखिए लिख लिया, प्राइम नंबर है दोनों और इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। और दूसरी लाइन क्या कहती है, यूनिक है, ऑर्डर कैन चेंज। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो पर ये यूनिक है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो पर ये यूनिक है। किसका क्या मतलब है कि अगर 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एक बार आया है
तो फिर हमेशा एक ही बार आएगा। आप 10 का फैक्टराइजेशन कितनी भी बार कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें 2 एक ही बार रहेगा, 5 भी एक ही बार रहेगा। जैसे मान लीजिए 100 एक कंपोजिट नंबर है, तो 2 से डिवाइड किया 15, 25, 5 से 5, 5 से 1। तो 100 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आपने 100 को, एक कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ये यूनिक वे है। यूनिक वे का मतलब है 100 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो या कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करे, अगर 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 बार आ रहा है तो 2 ही बार रहेगा और 5 भी 2 ही बार रहेगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। तो ये जो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। ये बात आप कंपोजिट नंबर के लिए नहीं कह सकते। जैसे आप अगर प्राइम नंबरों को हटा दो इस थ्योरम से, जैसे मैं आपसे बताता हूँ, 10 को तो आप ऐसे भी, 200 को तो आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 इंटू 100, 200 को तो ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, 4 इंटू 50, 20 इंटू 10। तो ये जो एक्सप्रेशन है 200 का इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये यूनिक नहीं है। देखिए द एक्सप्रेशन ऑफ 200 इन द फॉर्म ऑफ 2 कंपोजिट नंबर्स प्रोडक्ट, ये यूनिक नहीं है। अगर मैं एक थ्योरम में ऐसे बोलता हूँ कि किसी भी कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो जो कंपोजिट नंबर है वो यूनिक नहीं होंगे। जैसे देखिए 200 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू 50, और 200 को ऐसे भी लिख सकते हो 20 इंटू 10, और 200 को ऐसे भी लिख सकते हो 200 को, और क्या लिखा जा सकता है 25 इंटू 8। तो देखिए क्या ये जो हमने 200 के फैक्टर्स करे कंपोजिट नंबर्स में, क्या ये फैक्टर यूनिक है, क्या ये एक्सप्रेस करने का तरीका यूनिक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही। पर अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तब ये जो प्रोडक्ट है, अगर प्राइम नंबर है उस प्रोडक्ट में सारे, तो वो प्रोडक्ट यूनिक होगा, ये थ्योरम कहना चाह रही है। मतलब अगर आप 200 का फैक्टराइजेशन करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 8 के फैक्टर्स, ये हो गए 25 का फैक्टराइजेशन। तो ये यूनिक है। ये थ्योरम ये कहना चाह रही है कि 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 जितनी बार आया है वो फिक्स रहेगा, 5 जितनी बार आया वो फिक्स रहेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक वे, वही है यूनिक वे। देखिए अगर आप 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो हमेशा ये ही आएंगे। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप 200 का कंपोजिट फ्रैक्शन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके कंपोजिट फ्रैक्शन करो, तो वो यूनिक नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। पर अगर बात प्राइम नंबर पे आ गई तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपने 200 का फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। आप इतना कर सकते हो कि 5 वाले को पहले लिख दो, 2 वाले को बाद में लिख दो, पर 2 जितनी बार आए 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने टोटल प्राइम नंबर आए वो टोटल प्राइम नंबर कंजर्व रहेंगे। पर एक कंपोजिट के लिए सही नहीं है। जैसे देखिए 200 के कंपोजिट फैक्टराइजेशन में कितने कंपोजिट नंबर है? 2। अगर मैं इसे तोड़ के लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 इंटू 10। अब देखिए 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने कंपोजिट नंबर है? अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कंपोजिट मान लूँ या एक जीरो लगा के लो इसे 50 कर दिया। अब बताइए 2000 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने कंपोजिट नंबर है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर यूनिक नहीं है, वो कंजर्व नहीं है, वो बदल रहा है। पर प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो हमेशा यूनिक होंगे। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक करके लिख सकते हो। मैंने अभी आपके सामने, आप कोई और कंपोजिट नंबर बोलोगे, आप बोलोगे 36, मैं इसे ब्रेक करके लिख दूंगा 4 इंटू 9। और 4 को ब्रेक किया जा सकता है 2 इंटू 2, 9 को किया जा सकता है 3 इंटू 3। तो देखिए फिर से हर कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द प्रोडक्ट
ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये कहती है थ्योरम हमारी थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये यूनिक होगा, मतलब अगर आपने किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करे और उसमें अगर 2 4 बार आया है तो 2 4 ही बार रहेगा, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन किसी से भी करवा लीजिए। तो ये बात बताई जा रही है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं एग्जांपल्स कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया कंसिडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n end with the digit 0। कहा जा रहा है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए 4 की पावर n 0 पे खत्म हो, मतलब 4 की पावर n सॉल्व करके जो आए उसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जो 4 की पावर करने से यूनिट प्लेस पे 0 मिल जाए, ये है आपका सवाल। पहले देखते हैं एक बार लॉजिकली पैटर्न यूज करके। 4 की पावर 1 4 है, 4 की पावर 2 4 इंटू 4 16 है, 4 रेज टू द पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए ये क्या हो गया 16 इंटू 4, तो फिर से क्या आ गया 4। देखिए रिपीट होना शुरू, एक बार 4 की पावर 1 में 4 आ गया है और दोबारा 4 आ गया, मतलब 4 रिपीट होता रहेगा, 4 6 4 6। देखिए 4 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इतने की वैल्यू कुछ भी आई हो, यूनिट प्लेस पर तो 4 आई है, एक्चुअल में 64 आएगी पर यूनिट प्लेस पर तो 4 आई है ना, और फिर नेक्स्ट 4 ही है, तो फिर से ऐसा ही केस बन गया, फिर से 6 आ जाएगा। ऐसे ही 5 बार करोगे, मैं कह सकता हूँ कि 4 की पावर अगर आप करोगे 2n इवन नंबर, 4 की पावर करोगे इवन तो वो किस पे खत्म होगा 6 पर, और अगर आप 4 की पावर करोगे ऑड तो वो किस पे खत्म होगा 4 पर। यहाँ पर चाहे कुछ भी आए, तो साफ दिख रहा है कि 4 की पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 0 तो नहीं आएगी। फिर भी हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रूफ समझाने से पहले आप कुछ नंबर बोलिए जिनके पीछे 0 है। आप बोलोगे 20 100 80, तो देखिए 20 के फैक्टर कीजिए, 20 के फैक्टर कीजिए 2 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1, 2 इंटू 5। फिर 100 के फैक्टर कीजिए 50, 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1, और ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5। 80 के कीजिए 2 से डिवाइड करा 40, 2 से डिवाइड करा 20, 2 से डिवाइड करा 10, 2 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1, 2 इंटू 5। ऐसे ही कोई और नंबर आप चुन सकते हो 120 का आ जाएगा 2 इंटू 2 चेक कर लेते हैं, ये हो गया 3 इंटू 3, एक बार चेक करते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 15 8, ठीक है। तो ये आ गया 120 का। 120 का फैक्टर ऐसे भी करके देख सकते हो, ये 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से 5, 5 से 1, देखिए ये आ गया। तो आप एक चीज नोट कर रहे होगे, जिन भी नंबरों के यूनिट प्लेस पर 0 है उनमें 2 और 5 कम से कम एक बार तो है ही, 2 और 5 कम से कम एक बार तो है ही, और ये ट्रू है क्योंकि किसी भी अगर नंबर के यूनिट प्लेस के एंड में 0 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 का मल्टीपल है, और 10 का मल्टीपल होने के लिए किसी भी नंबर का 10 का मल्टीपल होना है तो उसे 2 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा और 5 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि 10 बनते ही ऐसे। जैसे देखिए आप लिखोगे 300 होता है 30 इंटू 10, और 10 के फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आएगा इसका मतलब वो नंबर 10 का मल्टीपल होगा, और अगर वो नंबर 10 का मल्टीपल है तो उसे 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं 2 और 5। मतलब अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे। अगर कोई नंबर के एंड में यूनिट प्लेस पर 0 है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे। अब जरा ऐसे नंबर देखते हैं जिनके एंड में 0 नहीं है, ऐसे नंबर जिनके एंड में 0 नहीं है,
जैसे 36 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 33 हो गया। इसके आप फैक्टर करोगे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 4 इंटू 9, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 इंटू 11। ऐसे आप कुछ अपनी तरफ से भी कोई नंबर सोच सकते हो। आप एक चीज नोटिस करोगे, जिन भी नंबर के एंड में 0 नहीं है उन नंबरों में 2 है पर 5 नहीं। देखिए 2 है पर 5 नहीं। कुछ और नंबर दिखलाता हूं, ये देखिए, अगर 5 अवेलेबल है तो 2 अनअवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं आप इतना समझ पा रहे होंगे। अगर किसी नंबर के एंड में 0 है, किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 है, तो वो नंबर 10 का मल्टीपल है। और अगर वो नंबर 10 का मल्टीपल है तो वो नंबर 2 और 5 का भी मल्टीपल होगा। और अगर वो नंबर 2 और 5 का मल्टीपल होगा तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। मल्टीपल का तो ये मतलब है, कोई नंबर तभी तो किसी नंबर का मल्टीपल कहा जाता है अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर हो। तो देखिए, अगर कोई नंबर 0 पे खत्म हो रहा है तो वो 10 का मल्टीपल है, और अगर वो 10 का मल्टीपल है तो वो 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कोई नंबर 0 पे एंड होगा, इसकी क्या शर्त है? कोई नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, इसकी क्या शर्त है? कि उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए कम से कम एक बार। अगर इसका अपोजिट देखें, इसका कन्वर्स देखें थोड़ा सा, अगर किसी नंबर के एंड में 0 नहीं है, इसका मतलब वो 10 का मल्टीपल नहीं है। और अगर वो 10 का मल्टीपल नहीं है तो उसके यूनिट फैक्टर में 2 होगा तो 5 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों हो गए तो 10 का मल्टीपल हो जाएगा, और 5 होगा तो 2 नहीं होगा। तो इतनी चीज हम लेके चलेंगे तब जाके सवाल होगा। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया उसका क्या कंक्लूजन निकला? अगर कोई नंबर 0 पे खत्म होना चाहता है, उसका यूनिट डिजिट 0 है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो देखते हैं इस नंबर के बारे में सॉल्यूशन। 4 रेज टू द पावर n, अगर आप 4 के फैक्टर करो तो आएगा 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n होता है ए रेज टू द पावर m इंटू n। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 5 की पावर 4 रेज टू द पावर 2, तो 5 की पावर 4 गुना 2 8। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर 2n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू द पावर n there is only 2 there is only 2 as prime factor therefore 4 raised to the power n will never end with unit digit 0। देखिए अभी भी मैंने आपको बताया था कौन से नंबर 0 पे एंड होता है, किस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है, जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होता है। यहाँ पर लिखा है इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू द पावर n। 4 रेज टू द पावर n का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, देयर इज ओनली 2 एज प्राइम फैक्टर, 2 ये प्राइम फैक्टर के तौर पर। देयरफॉर 4 रेज टू द पावर n विल नेवर एंड विद यूनिट डिजिट 0। तो 0 पे कभी खत्म नहीं होगा। कि 0 पे कौन से नंबर खत्म होते हैं? जिनके यूनिट डिजिट, जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हो। ऐसे ही बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या ये कभी 0 पे खत्म होगा? क्या ये कभी यूनिट डिजिट इसका 0 होगा? क्या इसका यूनिट डिजिट 0 होगा? तो यह 2 इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है पर 5 नहीं। यह 3 इंटू 5, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है पर 2 नहीं। यह 3 इंटू 7, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं है। तो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होंगे। नेवर एंड्स विद यूनिट डिजिट 0, क्योंकि अगर किसी नंबर को यूनिट डिजिट 0 पे खत्म होना है तो उसका 10 का मल्टीपल होना है, और 10 के मल्टीपल होने का मतलब है 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना है। पर अगर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं तो इसमें 2 है पर 5 नहीं, 5 नहीं है तो 5 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 10 का मल्टीपल नहीं है, तो 0 पे खत्म नहीं होगा। अब ये देखते हैं
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, पहले आप 6 के फैक्टर कर लीजिए, सॉल्यूशन 6 के फैक्टर किए, फिर 20 के फैक्टर कर लिए, और 6 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 इंटू 3, 20 को किया जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ के लिए आप करोगे सबसे कम बार कोई चीज़ कितनी बार आई है। देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, एक बार, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो हमें कौन सा चुनना है, एक बार, 2 की पावर 1, ऐसे भी कहा जा सकता है कि कम पावर वाली एक्सप्रेशन चुननी है। अगर मैं 2 को चुनना हूँ तो 2 की पावर 1 कम पावर वाली एक्सप्रेशन है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 वाला चुनना है। और ऐसे ही 3 कम से कम कितनी बार है, 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो कम से कम है ही नहीं। या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 होता है, तो हमें कम वाला चुनना है और कम से कम है ही नहीं। फिर 5 भी कम से कम है ही नहीं, तो क्या आ गया, यही आ गया, एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम कैसे निकालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है। फिर मैं एग्जाम्पल में तो क्वेश्चन कम होता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 पर, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं बार बार क्वेश्चन करूँगा तो आपको ज़्यादा डेप्थ में पता लग जाएगा मैं बार बार क्या करना चाह रहा हूँ। तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, एचसीएफ में लिखा जाता है कोई चीज़ कम से कम कितनी बार आई है। अब देखिए 2 कम से कम कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो कम से कम 1 बार है। अब मैं पूछूं 3 कम से कम कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 1 भी बार नहीं आया कम से कम, तो लिखेंगे भी नहीं। 5 कम से कम कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, यहाँ पर 1 बार, तो कम से कम कितनी बार आया है, 1 भी बार नहीं, तो 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ में पूछा जाता है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आई है, जैसे 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 बार है, 1 बार और। आप ये मत समझ लेना 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया तो आप जोड़ के बता रहे हो 3, ऐसा नहीं, सेपरेटली ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया वो लिखा जाएगा। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, यहाँ पर 1 बार, तो 1 बार आया है। 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 1 बार आया ज़्यादा से ज़्यादा। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 16। तो एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। मैं एक सवाल अपनी तरफ से करा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। जैसे एक है हमारा 20 और एक है 36, इसका आपको मान लीजिए निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको। तो 20 के पहले फैक्टर कीजिए, 2 से गया 10, 2 से 5, 5 से 1, और 36 के फैक्टर कीजिए 18, 9, 3, 3। अब देखिए 20 को कैसे लिखा जा सकता है, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, एचसीएफ 20, 36। 20 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5, और 36 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए तब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बताइए 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, सेपरेटली जोड़ के नहीं बताना। 2 यहाँ पर आया है 2 बार, और यहाँ पर 2 बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार है। फिर 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही बार है। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 2 बार। और ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 9, 180 आ गया। 20 इंटू 9 180। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पूछा जाएगा कम से कम। देखिए 2 कम से कम कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 ही बार है, तो कम से कम 2 ही बार है। 3 कम से कम कितनी बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो कम से कम 1 भी बार नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 कम से कम कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो कम से कम 1 भी बार नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ आ गया 4। अभी मैं और सवाल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक्सरसाइज 1.1 में आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर देखना, क्योंकि उसमें ऐसे और भी सवाल हैं जो मैंने और भी ज़्यादा डेप्थ में करा रखे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहले समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकालता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 2 करा था, जिसमें मैंने आपको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाया था। तब मैंने आपको बताया था एलसीएम में क्या करता है, कोई चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आई है वो लिखते हैं,
और HCF में क्या करते हैं, कोई चीज़ कम से कम कितनी बार आई है वो लिखते हैं। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, हमारे नंबर थे 6 and 20, तो 6 के फैक्टर हुए 2 into 3 और 20 का फैक्टर होगा 2 into 2 into 5, जो होगा 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1, और ये पावर 1 बनी है। तो देखिए अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से चले तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 2 नंबर होगा HCF 6, 20 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन, तो इन दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ओके, तो 2 क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1। तो इनका प्रोडक्ट होता है HCF। अब कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं दोनों में, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, HCF आ गया 2। और LCM क्या होता है, LCM को समझिए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। हर प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर, जैसे ये 2 प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर 2 है, तो मैं मैक्सिमम वाला चुनना है। 3 प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो मैक्सिमम पावर 1 ही हो गई। फिर 5 वाला भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये हो गया 2 raised to the power 2 हो गया 4, 3 into 5 ये हो गया 60। तो LCM और HCF इसके भी हिसाब से निकालती है। HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर को प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर HCF, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। यहाँ पर हर प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है तो क्या आ जाएगा, LCM। अब देखिए एक फॉर्मूला है आपकी बुक में, 2 नंबरों का HCF इंटू उन्हीं दोनों नंबरों का LCM इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये ऑलवेज ट्रू है हमेशा। अगर आप ये चाहते हो कि फॉर्मूला कहाँ से आया मैं प्रूफ करूँ, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, आई नीड प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला, मैं प्रूफ कर दूंगा। अगर कुछ लोगों का कमेंट आता है तो डेफिनेटली मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा इसके प्रूफ पर। बाकी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी नहीं है फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ। नोट दिस फॉर्मूला डज नॉट वर्क फॉर 3 और मोर नंबर्स। 3 से ज़्यादा नंबर के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि HCF A, B, C इंटू LCM A, B, C इक्वल होता है A इंटू B इंटू C के। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। ये जो फॉर्मूला है 2 ही के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड नहीं है। क्या हमेशा फॉल्स है? नहीं, ऐसे कुछ नंबर्स आपको मिल सकते हैं A, B, C जिसके लिए ट्रू हो जाए। क्या हमेशा ट्रू है? नहीं, इसीलिए इस स्टेटमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि ये फॉर्मूला कब ट्रू होगा या कब फॉल्स होगा, तो इसके लिए आपको लेक्चर 1.1 देखना पड़ेगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो सवाल देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, HCF निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से, हैंस फाइंड देयर LCM। LCM भी फिर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले 96 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 48, 49, ये 49 ही 24, और फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, और ये क्या हो जाएगा 404 का, 2 से 202, 101। अभी किससे कैंसिल होगा, 11 से नहीं जा रहा, 13 से नहीं जा रहा, 17 से नहीं जा रहा, 101 ही रहेगा एक बार में। ओके, तो 96 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 404 को 2 इंटू 2 इंटू 101। अब HCF कैसे लिया जाता है, देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। बताइए, ये 2 raised to the power 5 इंटू 3 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 इंटू 101 raised to the power 1। तो बताइए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, 2। तो 2 की हमें कौन सी पावर चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर है 2, तो 2 raised to the power 2 4 आ गया।
4 क्या आ गया है HCF। अब निकालता है LCM। LCM कैसे निकालेंगे? LCM क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1, 101 की भी 1 ही है। अब ये हो गया 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, ये हो गया 96 इंटू 101, और ये आ जाएगा 9696। तो देखिए एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी निकल आ गया। पर आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दिया है उन्होंने कोई अलग तरीका यूज करा है एलसीएम निकालने के लिए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में वो यूजफुल है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, मैं जो लेफ्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। आपको एलसीएम निकालने का एक और तरीका बताता हूँ, आप पढ़ चुके हो अभी भी, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है 2 नंबरों का HCF इंटू उन्हीं दोनों नंबरों का LCM किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो इसी तरीके से HCF 96,404 इंटू LCM 96,404 इक्वल टू होगा 96 इंटू 404 के, और HCF तो हम निकाल चुके हैं, HCF क्या आया है 4। ये तरीका तभी लगेगा तो आपको HCF पता हो तो आप LCM निकाल पाओगे, LCM पता हो तो HCF निकाल पाओगे, या कोई नंबर निकाल सकते हो दोनों में से। ऐसा नहीं है कि LCM HCF दोनों ही एक साथ निकाल लोगे इस फॉर्मूले का यूज करके। तो LCM और ये इसकी वैल्यू क्या है 4, 96 इंटू 404, ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। LCM 96,404 इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल आउट हुआ 101 बार में, और फिर से 96,696। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो LCM HCF, या आपको LCM निकालने का एक तरीका और बता दिया, पर ये तरीका तभी यूजफुल है तो आपको HCF पता हो, या तो HCF पता हो या पहले HCF निकाल लो फिर LCM निकाल लो। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, ये 3 नंबर दिए 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इतना वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो पहले 6 के फैक्टर कर लेते हैं, फिर 72 के फैक्टर, 2 से 36, 2 से 18, 9, 3, 3, और 120 के फैक्टर 60, 2 से 30, 15, 5। ओके, अब इन्हें एक्सप्रेस, तो हम 6 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब बात करते हैं HCF की। HCF कैसे निकालते हैं, HCF प्रोडक्ट होता है हर उस प्राइम नंबर का जो दोनों में कॉमन है और उस प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर हो, या मैंने आपको एक और तरीका बताया था कम से कम। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 3 बार, तो कम से कम 1 बार है। या दूसरा तरीका क्या था, ऐसा कॉमन प्राइम नंबर जिसकी लीस्ट पावर हो, स्मॉलेस्ट पावर हो, तो वो ये रहा। 2 कॉमन है सब में, तो 2 की सबसे कम वाली पावर वाला चुनना है। ऐसे और कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 की सबसे कम पावर वाला चुनना है। ये दूसरा तरीका, 3 कम से कम कितनी बार है, 1 बार। 5 कम से कम कितनी बार है ही नहीं, तो लिखना भी नहीं है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब बात करते हैं LCM की। LCM में क्या करते हैं, कोई एक्सप्रेशन, कोई नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 3 बार। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 2 बार, देखिए 2 बार। और 5 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार। ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा 5।
तो 72 इंटू 5 360। तो बस ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। अब आप ये चेक कर सकते हो, बताइए एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर आप देखो तो एलसीएम कितना है 360, एलसीएम 360, एचसीएफ दे रखा है 6 और मल्टीप्लाई करोगे 0, 36 का 3, ये आ गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। और अगर आप नंबरों का मल्टीप्लाई करो 120, तो ये कितना हो जाएगा 72 है यहाँ पर, ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या पहले ये देख लेते हैं। ये हो गया 12 143। तो देखिए ये जो नंबर है ये इक्वल नहीं आएगा इस नंबर के 2120 के, इसलिए मैंने कहा था वो जो रूल है वो दो ही नंबर के लिए ट्रू है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दो ही नंबर के लिए ट्रू है, आगे ट्रू नहीं है। आगे मैं आपको एग्जांपल कराने वाला हूँ, एक थ्योरम भी है, वो थ्योरम भी कराने वाला हूँ। पहले एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, आप कैसे प्रूव करोगे। √2 एक इरेशनल नंबर है, या आप प्रूफ कैसे करोगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं पहले ही लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ एक्सरसाइज 1.1, वो आप जरूर देख लेना। तो अब हम करने वाले हैं थ्योरम 1.3, √2 इज इरेशनल नंबर। आपको पहले से ही पता होगा, मैं बता भी चुका हूं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, पर अब हमें प्रूफ करने जा रहे हैं कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है। मैथ में कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्राडिक्शन, उसकी मदद से हमें प्रूफ करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का एक्सरसाइज 1.2, वो लेक्चर आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कैसे काम करता है इसके पीछे की कहानी मैंने बता रखी है। एक कहानी से समझाया गया है कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कैसे काम करता है, रोहित और लकी की कहानी है, आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हम ये चीज प्रूफ करने वाले हैं √2 एक रैशनल नंबर क्यों है। ये प्रूफ कैसे होगा, पहले हमें मान के चलेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है, और लास्ट में हमें कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे हमने जो अजम्पशन करा था कि √2 एक रैशनल नंबर है वो गलत साबित हो जाएगा। आप कोई भी रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है क्योंकि ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, आपने 9th में सीखा भी है। कोई भी अगर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं रहा तो इरेशनल होता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा इरेशनल है। तो देखिए कैसे करोगे। लेट इफ पॉसिबल, अगर आप ये जानना चाहते हो तरीका काम कैसे करता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लेक्चर जरूर देखना एक्सरसाइज 1.2 पर। लेट इफ पॉसिबल √2 इज अ रैशनल नंबर। माना यदि संभव है तो √2 एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम √2 को पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P और Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है। साथ में मैं ये भी मान रहा हूं कि HCF P एंड Q का 1 है। इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है P एंड Q आर को प्राइम, जिन भी दो नंबरों का HCF 1 होता है उन्हीं को को प्राइम कहते हैं। ये मैं क्यों मान रहा हूं, आप कहोगे √2 एक रैशनल नंबर है, आपने मान लिया, पर जरूरी थोड़ी ना है कि उनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के HCF 1 आए। ऐसा भी हो सकता है कोई रैशनल नंबर जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 ना आए। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। तो मैं पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँगा, उसके बाद इसे P और Q मानूंगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखिए, लेट इफ पॉसिबल √2 इज अ रैशनल नंबर। तो मैं √2 को पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अगर पी वाई क्यू में से कोई फैक्टर कट रहा होगा तो वो काट दूंगा। उसके बाद P और Q में कुछ कॉमन नहीं है तो HCF 1। HCF 1 का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। HCF P एंड Q का 1 का मतलब है 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये √2 Q का स्क्वायर करा और P का स्क्वायर करा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। √5 का आपको स्क्वायर करना है तो दो तरीके हैं, पहला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 5 आ गया, दूसरा √5 के स्क्वायर का क्या मतलब है, √5 इंटू √5 √25 जो कि 5 के इक्वल होता है। ऐसे ही √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ये हो गया Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट P स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब दोनों P स्क्वायर को डिवाइड करेंगे
ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो 3 भी 15 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 15 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पी स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और बाय थ्योरम 1.2, हमने थ्योरम 1.2 में क्या पढ़ रखा है? हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ रखा है अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स p। अब अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ 5 10 को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ आएगा, और अगर मैं उसको वापस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 बन जाएगा। अगर मैं कहूँ 4 20 को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट में कुछ ना कुछ आएगा, और अगर मैं दोबारा से डिवाइजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर लूँ तो दोबारा अंदर वाला ही नंबर बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो वही सेम चीज, अगर 2 डिवाइड कर रहा है p को, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c such that p इक्वल टू 2c। ये कैसे आया? देखिए अगर आप कहते हो 15 डिवाइड कर रहा है 13 को, तो कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट आएगा, और अगर आप उसी क्वोशिएंट को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड वाली चीज से, तो अंदर वाला बन जाएगा। वैसे ही अगर मैं कह रहा हूँ 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मुझे p एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, इसीलिए यहाँ पर भी मैं एग्जैक्टली नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने मान लिया c आएगा। ऐसा c एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप वापस मल्टीप्लाई करो 2c का, तो p बन जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर करा, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करा। ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पहले से भी पता ही है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और पुट कर दीजिए। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कराए। अब ये 2 डिवाइड में चला गया, q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4c स्क्वायर बाई 2, कैंसिल आउट करके q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और अगर 2q को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी करेगा। थ्योरम 1.2, 2 डिवाइड्स q बाय थ्योरम 1.2। अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि मैं मान के चला हूं कि HCF P और Q का 1 है। HCF P और Q का 1 का मतलब है 1 सबसे बड़ा नंबर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 1 सबसे बड़ा नंबर है, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। पर मुझे तो 1 से भी बड़ा नंबर मिल गया 2, जो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब लिखोगे इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? बिकॉज HCF तो आप 1 मान के चले हो, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमारा अजम्पशन था क्या? हमारा अजम्पशन था कि √2 एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कैसे हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको प्रूव करना था √2 एक रैशनल नंबर है। मैंने माना, लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है तो √2 एक रैशनल नंबर है। अब अगर √2 रैशनल नंबर है तो उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है q 0 नहीं होता। और HCF मैंने p और q का 1 लिया है। आप कहोगे रैशनल नंबर है तो जरूरी तो ना हर रैशनल नंबर का HCF 1 आए, तो मैं कहूँगा बात तो सही है, पर जो भी आप रैशनल नंबर लोगे उसके कॉमन फैक्टर काट दूंगा, अब HCF 1 आएगा, तो उस कॉमन फैक्टर को काटने के बाद में p और q कह रहा हूँ, तो HCF 1 आया। आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, p एंड q आर को-प्राइम, फिर ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दो नंबर का प्रोडक्ट p स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब 2 भी p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर
एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ तो आएगा, इन्हें वापस मल्टीप्लाई करके दोबारा पी बन जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट पी इक्वल टू 2c। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, 2 का हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। फिर p स्क्वायर की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 और फिर से मुझे मिला q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब है 2 दोबारा से डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, 2q को भी डिवाइड करेगा। अब हमें मान के चले थे दोनों का HCF 1 है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, पर हमें तो 2 मिल गया जो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2p को भी डिवाइड कर रहा है और 2q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? क्योंकि HCF 1 है। हमारा assumption इज रॉन्ग, हमारा assumption रॉन्ग है। और अगर हमारा assumption रॉन्ग है, हमारा assumption क्या था कि वो रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं एग्जांपल नंबर 5 करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 5 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस √2 की जगह √3 है। तो मैं वीडियो को लेंदी नहीं करूँगा, बस 2 की जगह 3 रिप्लेस कर दूंगा। एग्जांपल नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 3 में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 3 तो करा चुका हूँ। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 इज इरेशनल नंबर, आपको ये प्रूफ करना है एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो देखिए सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे √2 करा था। जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ पर आप 3 कर दीजिए। पहले माना लेट इफ पॉसिबल √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो √3 को पी/क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। और अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पी स्क्वायर के बराबर है, मतलब 3 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, तो थ्योरम 1.2 से 3 डिवाइड पी को भी करेगा। और फिर आगे अगर 3 डिवाइड कर रहा है पी को तो कुछ ना कुछ आएगा, उसे सी मान लिया। तो ये किसके बराबर हो गया? पी बराबर हो गया 3c के। अब आगे देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करा, ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया 2c का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए 3c तो 3c कर दिया। अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, और पी स्क्वायर की वैल्यू है 3q स्क्वायर, और ये 2p था तो ये हो गया 3, 9 और ये 9, ये 9/3 आ गया, 9/3 और कैंसल आउट आगे आ गया 3। फिर से पहले 2 डिवाइड कर रहा था, अब 3 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड q, इसका मतलब हमारा आंसर इज रॉन्ग। √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 भी बड़ी आसानी से हो गया। जैसे मैंने थ्योरम 1.3 करी थी एग्जैक्टली वैसे ही एग्जांपल नंबर 5 हो गया। एग्जांपल नंबर 5 और थ्योरम 1.3 में कुछ अंतर नहीं था, बस 2 की जगह 3 रिप्लेस करना था, बाकी सारा प्रूफ सेम था। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में कहा जा रहा है सो डैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। एग्जांपल नंबर 7 में कहा जा रहा है सो डैट 3√2 इज इरेशनल। देखिए आपके पेपर में 2 टाइप के सवाल आएंगे। पहला कि प्रूफ कीजिए ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। तो इसे प्रूफ करने का तरीका वैसा ही है जैसे मैंने √2 प्रूफ करके दिखलाया था, इरेशनल है। दूसरे ऐसे आएंगे जिनका एक पार्ट रैशनल होगा, एक पार्ट इरेशनल होगा। ऐसे इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आएंगे, एक पार्ट रैशनल, एक पार्ट इरेशनल। तो देखिए इन्हें कैसे प्रूफ करोगे, इनका एक अलग तरीका है, 2 ही तरीके हैं। सॉल्यूशन, तो फिर से लेट इफ पॉसिबल 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया अगर संभव है तो कि रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और आप ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखो ना लिखो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है,
ये हमारा प्लस में, उधर जाके माइनस में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में। √3 इक्वल टू ये हो गया 5 - 5 p - 5q/q, और ये माइनस नीचे आ गया। √3 इक्वल टू p - 5q माइनस का q। अब आप कहोगे p, q एंड 5 आर इंटीजर्स। इंटीजर्स, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और 5 तो इंटीजर होता ही है। इसका मतलब p - 5q इज इंटीजर। तो ये पूरा भी इंटीजर हो गया, कि इंटीजर को जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए कि इंटीजर ही आता है, इज इंटीजर। और देखिए ऊपर भी एक इंटीजर लिखा है और नीचे भी एक इंटीजर लिखा है। जहां पर नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, इंटीजर, और क्यों 0 तो है नहीं, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, क्यों 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया p - 5q - q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। देखिए हमें प्रूफ करना था इरेशनल नंबर है, हमने मान लिया रैशनल नंबर है अगर पॉसिबल है तो। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकता है। ये प्लस का 5 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का 5 हो गया, ये कैलकुलेशन करा और ये माइनस नीचे आ गया। अब हम कह रहे हैं p, q और 5 ये तीनों ही इंटीजर है, तीनों इंटीजर है तो एक्सप्रेशन भी इंटीजर ही रही। अब ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है। अगर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर हो तो उस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है और एक इसके इक्वल है √3 के, इंप्लाइज √3 ऑल्सो रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन था हम प्रूव कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में कि √3 एक रैशनल नंबर है। पर अगर हम इसे रैशनल नंबर मान रहे हैं तो हमें फोर्सफुली ये भी मानना अगर हम इसे रैशनल नंबर मान रहे हैं तो ये पूरा रैशनल हो रहा है और ये इसके बराबर आ रहा है, तो हमें फोर्सफुली इसको भी रैशनल मानना पड़ रहा है, जो कि गलत है। हम एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रूव कर चुके हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रूव्ड है कि √3 क्या है, इज इरेशनल, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमारा अजम्पशन क्या था कि एक रैशनल नंबर है, तो क्या हुआ बचा, 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर बचा। दोबारा अगर आप इसको रैशनल नंबर मान रहे हो तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये उधर चले जाएगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर बन गया। और एक रैशनल नंबर के इक्वल एक रैशनल नंबर ही होता है, तो हमें √3 को भी रैशनल नंबर मानना पड़ेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रूव कर चुके हैं कि √3 तो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं तो हम एक गलत कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, वो गलत कंक्लूजन है √5 एक रैशनल नंबर है। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर हमारा अजम्पशन था इरेशनल नंबर है, और ये रॉन्ग है तो इरेशनल नंबर है। अब ठीक है, ऐसे ये होगा, लेट इफ पॉसिबल 3√2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, हमने इसे रैशनल नंबर मान लिया। अब अगर रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और ये यहाँ पर मानने की नीड नहीं है, फिर भी मान लेते हैं तो गलत नहीं है। HCF दोनों का 1 है, मतलब दोनों को प्राइम है। अब फिर से ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 3 राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो गया। अब हम कहेंगे p, q एंड 3 आर इंटीजर्स, तीनों इंटीजर है। और जहाँ पर q 0 नहीं है, q 0 भी नहीं है, हम पहले ही मना कर चुके हैं। इसका मतलब 3q भी इंटीजर हो गया, 3q इज ऑल्सो इंटीजर। अब देखिए ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। अगर ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर, क्योंकि q तो 0 है नहीं,
ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इसी को तो रैशनल नंबर कहते हैं। और इक्वल किसके, √2 के। इसका मतलब इंप्लाइज √2 इज ऑल्सो रैशनल, √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, रैशनल, और रैशनल नंबर रैशनल के बराबर होता है, तो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। और ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हम थ्योरम 1.3 में प्रूव कर चुके हैं, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्ड है थ्योरम 1.3 में कि √2 इज इरेशनल, √2 तो एक इरेशनल है। पर अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक रैशनल है, तो हमें जबरन ये भी मानना पड़ रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन था कि ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या रहा, 3√2 इज n, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर मैं इसको रैशनल मानने की गलती करता हूँ तो मैं ये डिवाइड में चला जाएगा, ये भी रैशनल है और रैशनल रैशनल के इक्वल हो जाता, तो मुझे √2 को भी रैशनल मानना पड़ेगा। और अगर मैं √2 को रैशनल मानूंगा तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि मैं पहले ही थ्योरम 1.3 में प्रूव कर चुका हूँ कि √2 एक रैशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन मुझे क्यों मिला, क्योंकि मेरी एजम्पशन ही गलत थी, और मेरी एजम्पशन क्या थी कि एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो बचा क्या है, ये रैशनल नंबर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1.1 और 1.2 जरूर देख लेना, क्योंकि 1.1 और 1.2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो मैंने और भी ज़्यादा डेप्थ में समझाया है। और मैंने वहाँ पर एक आपको छोटी सी कहानी भी सुनाई है, जिससे आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है आसानी से समझ पाओगे। बाकी ये लेक्चर उसके बाद में अपलोड हो रहा है, मैंने रिकॉर्ड करना पहले स्टार्ट करा था, पर मेरे स्टूडेंटों को उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की ज़रूरत थी, कुछ गांव गए हुए थे, तो मैंने पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अपलोड कर दिया यूट्यूब पे उनकी मदद के लिए। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ उतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी जितनी डिटेल में मेरे को करनी चाहिए थी, क्योंकि वो डिटेल लेक्चर 1.1 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की बुक का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में मैंने करा रखे हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम 1.2। ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का हमने यूज बहुत बार किया है ये प्रूफ करने में कि √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 क्या कहती है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट ऑल्सो डिवाइड a। तो अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये कहती है थ्योरम। अब देखिए प्रूफ इसका, मैंने प्रूफ इसलिए लिख लिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम लिखने में वेस्ट ना हो। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना तो a को बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक हर कंपोजिट नंबर को, थ्योरम 1.1 में मैंने आपको बताया था, हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो देखिए वो यहाँ पर किया है, क्योंकि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए को मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक वेयर देयर दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये जो P1 है, P2 है, P3 है, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हर नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, मैंने ए को कर दिया। अब देखते हैं ए स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए की वैल्यू पुट करी और ये आ गया। तो P1 कितनी बार हो गया, 2 बार, तो P1 का स्क्वायर। P2 कितनी बार हो गया, 2 बार, तो P2 का स्क्वायर। P3 कितनी बार हो गया, 2 बार, तो P3 का स्क्वायर, सो ऑन ऐसे ही Pn का स्क्वायर। अब देखिए वी नो डैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, हम जानते हैं, ये गिवन में दिया है हमें कि P डिवाइड ए स्क्वायर एक गिवन है और P डिवाइड्स ए ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, वी नो डैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ, P must be somewhere in the prime factorization of a square। अगर कोई नंबर, मैंने आपको 10 वाला भी बताया था कि अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। वैसे ही अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P की
तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p होना चाहिए। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p को होना चाहिए। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो ए स्क्वायर है इसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। द ओनली प्राइम इन ए स्क्वायर में यही प्राइम है, कोई और प्राइम नहीं है। सिंस p डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एंड ओनली द प्राइम्स इन ए स्क्वायर आर, और a में यही प्राइम है, इसका मतलब p मस्ट बी वन ऑफ दी प्राइम। p को इनमें से एक ही होना पड़ेगा, और अगर p इनमें से कोई एक हुआ तो p a को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि देखिए अगर p इन्हीं में से कोई एक है तो p a को डिवाइड कर देगा, क्योंकि कुछ नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। दोबारा एक बार समझा देता हूँ। कहा गया है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्रूफ कीजिए कि a p से भी डिवाइड हो जाएगा, p a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर a एक इंटीजर है तो इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, थ्योरम 1.1। और अगर a को मैंने ऐसे यहाँ पर p1 p2 p3 क्या है, ये प्राइम नंबर है, सेम भी हो सकता है और सेम ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फिर मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन 2 बार लिख दिया, हर प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं कि p किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p को होना पड़ेगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन हो भी नहीं सकता। इसका मतलब ये जो हमारा p है ये इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यही आए और कोई आ ही नहीं सकते। तो हमारा p क्या होगा, सिंस p डिवाइड ए स्क्वायर एंड ओनली प्राइम इन ए स्क्वायर आर, इसका मतलब p मस्ट बी वन ऑफ दीज प्राइम, p को इन्हीं प्राइम में से एक प्राइम होना पड़ेगा। और अगर p इन्हीं प्राइम में से एक प्राइम होगा, मान लीजिए p2 को मान लीजिए p, या p3 को मान लीजिए p, या pn को मान लीजिए p, तो p तो a को डिवाइड कर देगा, क्योंकि a को तो हमने एक्सप्रेस करा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो उसमें p आ गया ना, तो p इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर p इन्हीं में से कोई एक होगा, p मस्ट बी वन ऑफ दीज प्राइम, इसका मतलब p डिवाइड a, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी बहुत ईजी था। अगर